हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का 8वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। भारती और अपूर्व दोनों ने पीछे की ओर के बंद दरवाजे की ओर मुड़कर देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। दोनों चुपचाप होटल से बाहर आने लगे तो भारती ने कहा, चलिए अपूर्व बाबू, हम लोग अपने कमरे में चलें। अपूर्व बोला, लेकिन मेरा तो ऑफिस का समय। भारती ने कहा, रविवार को भी ऑफिस? अपूर्व बोला, रविवार, यह बात है? फिर प्रसन्न होकर बोला, यह बात सवेरे याद आ जाती तो नहाने खाने के लिए इतना घबराने की जरूरत ही ना पड़ती। आपको इतनी बातें याद रहती हैं, लेकिन इस बात को भूल गई। भारती बोली, ऐसा ही हुआ है, लेकिन कल रात को आपका निराहार रहना मैं नहीं भूली। अपूर्व बोला, देर करने के लिए अब समय नहीं है, बेचारा तिवारी परेशान हो रहा होगा। भारती बोली, नहीं हो रहा, आपके जागने से पहले ही उसे आपकी कुशलता की सूचना मिल चुकी है। अपूर्व ने कहा, उसे क्या पता कि मैं यहाँ हूँ? भारती बोली, पता है, मैंने आदमी भेज दिया था। यह सुनकर अपूर्व के मन से भारी बोझ उतर गया। तिवारी और जो कुछ भी क्यों न करे, लेकिन भारती के मुंह से निकली बात पर मर जाने की स्थिति में भी अविश्वास नहीं करेगा। प्रसन्न होकर अपूर्व बोला, आपकी नजर चारों ओर रहती है। घर पर भाभी को भी देखा है, माँ को भी देखा है, लेकिन हर ओर जिसकी दृष्टि रहे ऐसा कोई नहीं देखा। सच कहता हूँ, आप जिस घर की स्वामिनी होंगी, उस घर के लोग आंखें मूंद कर दिन बिताएंगे। किसी को कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भारती के चेहरे पर बिजली सी दौड़ गई। अपूर्व ने इसे नहीं देखा, वह पीछे पीछे आ रहा था। बोला, इस पराये देश में आप ना होती तो मेरी क्या दशा होती बताइए तो। सब कुछ चोरी हो जाता, शायद तिवारी कमरे में ही मर जाता। ब्राह्मण के लड़के को डोम मेहतर खींच कर उठाते। मैं भी क्या रह पाता, नौकरी छोड़कर शायद चला जाना पड़ता। उसके बाद वही स्थिति, भाभीयों की गर्जना और माँ की आंखों के आंसू। आप ही तो सब कुछ हैं, सब कुछ बचा दिया आपने। भारती बोली, फिर भी आपने आते ही मेरे साथ झगड़ा मचा दिया था। अपूर्व लज्जित होकर बोला, सारा दोष तिवारी का ही है, लेकिन माँ यह सुनकर आपको कितना आशीर्वाद देंगी यह आप नहीं जानती। भारती ने कहा, कैसे जानूं? माँ के आने पर उन्हीं के मुंह से तो सुन पाऊंगी। अपूर्व बोला, माँ आएंगी इस बर्मा में, यह आप क्या कह रही हैं? भारती ने बल देकर कहा, क्यों नहीं आएंगी? कितनों की ही माँ आए दिन आ रही हैं। यहाँ आने से क्या किसी की जाति चली जाती है? अपूर्व जाकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। भारती बोली, भाभियां माँ की अच्छी तरह सेवा नहीं करती। आपको बहुत दिनों तक विदेश में नौकरी करके रहना पड़े तो उनकी सेवा कौन करेगा? अपूर्व बोला, माँ कहती हैं छोटी दुल्हन उनकी सेवा करेगी। भारती बोली, अगर वह भी सेवा ना करे तो? आप रहेंगे विदेश में, बड़ी बहुओं की देखा देखी, यदि वह भी उनकी तरह माँ की सेवा न करके उन्हें कष्ट देने लगे तो क्या कीजिएगा? अपूर्व भयभीत होकर बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुलीन ब्राह्मण वंश से आकर किसी प्रकार भी वह मेरी माँ को कष्ट नहीं देंगी। कुलीन ब्राह्मण वंश? भारती मुस्कुराकर बोली, अब रहने दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो वह कहानी किसी दूसरे दिन आपको सुनाऊंगी। केवल माँ की सेवा के लिए ही जिससे विवाह करके आप छोड़कर चले आएंगे, उसके प्रति क्या यह आपका अन्याय नहीं होगा? अपूर्व बोला, अन्याय तो अवश्य होगा। भारती ने कहा, और इस अन्याय के बदले में आप स्वयं न्याय की अपेक्षा करेंगे? कुछ पल मौन रहकर अपूर्व बोला, लेकिन इसके अतिरिक्त मेरे पास और उपाय ही क्या है भारती? भारती ने कहा,
उपाय नहीं भी और हो भी सकता है, लेकिन असंभव बात की आशा आप बहुत बड़े कुलीन घर की बेटी से भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम कभी शुभ नहीं होगा। आपकी निर्ममता के बदले में वह जितना ही अपना कर्तव्य पालन करेगी, आप उसके सामने उतने ही छोटे हो जाएंगे। पत्नी के सामने अश्रद्धेय होने से बड़ा दुर्भाग्य संसार में कुछ और नहीं है। इस बार अपूर्व निरुत्तर सा हो गया। मित्र मंडली में शास्त्र के अनुसार नारी को आधुनिकता के विरुद्ध शास्त्रीय ग्रंथों से प्रमाण उद्धृत करके उन लोगों को अपूर्व ने कई बार स्तब्ध कर दिया है, लेकिन इस ईसाई लड़की के आगे उसका मुंह नहीं खुला। वह इतना ही कह सका, कोई नहीं। भारती हंसकर बोली, एकदम कोई नहीं, यह बात नहीं है। कुलीन घर की ना होकर कहीं भी कोई हो सकती है जो आपके लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दे, लेकिन उसे आप खोज कहाँ पाएंगे? अपूर्व अपने आप में ही डूबा रहा। उसने भारती की बात पर ध्यान नहीं दिया। बोला, यही तो बात है। भारती ने पूछा, आप घर कब जाइएगा? अपूर्व बोला, क्या पता माँ कब चिट्ठी भेजती है। बाबूजी के साथ मतभेद होने के कारण माँ ने जीवन में कभी सुख नहीं पाया। उस माँ को अकेली छोड़ आने के लिए मेरा मन कभी तैयार ना होता। फिर भारती की ओर देखकर बोला, देखिए, बाहर से देखने में हम लोगों की अवस्था कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन भीतर से बहुत खराब है। भाभियाँ किसी भी दिन हम लोगों को अलग कर सकती हैं। वहां जाकर शायद फिर लौट कर ना आ सकूं। भारती बोली, आपको आना ही पड़ेगा। अपूर्व बोला, माँ को छोड़कर कब तक अलग रहूंगा। भारती ने कहा, उन्हें सहमत करके साथ ले आइए, वे आएंगी। अपूर्व हंसकर बोला, कभी नहीं, माँ को आप नहीं जानती। अच्छा मान लो वे आ जाएं, तो उनकी देखभाल कौन करेगा? भारती बोली, मैं करूंगी। अपूर्व बोला, आप करेंगी? आपके घर में कदम रखते ही माँ बर्तन उठाकर फेंक देंगी। भारती बोली, कितनी बार फेंक देंगी? मैं रोज कमरे में जाऊंगी। दोनों हंस पड़े। भारती ने सहसा गंभीर होकर कहा, आप भी तो बर्तन फेंकने वालों के दल के ही हैं, लेकिन फेंक देने से ही सारा बखेड़ा समाप्त हो जाता तो संसार की सारी समस्याएं सुलझ जाती। विश्वास ना हो तो तिवारी से पूछ लीजिएगा। अपूर्व बोला, यह तो सच है, वह बर्तन तो फेंक देगा, लेकिन साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहेंगे। आपके लिए उसके मन में अपार भक्ति है। थोड़ा सा सिखाने पढ़ाने से वह ईसाई भी बन सकता है। भारती बोली, संसार में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, न नौकर के संबंध में और न। यह कहकर उसने हंसी छिपाने के लिए मुंह नीचा किया तो अपूर्व का चेहरा लाल हो उठा। बोला, पर यह तो निश्चित है कि नौकर और मालिक की बुद्धि में कुछ अंतर रह सकता है। भारती बोली, अंतर तो है, इसलिए मालिक के सहमत होने में देर हो सकती है। परिहास समझ अपूर्व प्रसन्न होकर बोला, क्या आप ऐसा सोच सकती हैं? भारती बोली, हाँ, सोच सकती हूँ। अपूर्व बोला, लेकिन मैं तो प्राण जाने पर भी धर्म का त्याग नहीं कर सकता। भारती बोली, प्राण जाना क्या वस्तु है, आप यही तो नहीं जानते। तिवारी जानता है, लेकिन इस विषय पर बहस करने से अब क्या लाभ है? आपकी तरह अंधकार में डूबे व्यक्ति को प्रकाश में लाने की अपेक्षा अधिक आवश्यक काम अभी मुझे करने बाकी हैं। आप थोड़ी देर सो जाइए। अपूर्व बोला, मैं दिन में कभी नहीं सोता। भारती बोली, मुझे तो मुट्ठी भर अन्न पकाकर खाना पड़ता है। सो नहीं सकते तो मेरे साथ नीचे चलिए। मैं क्या रसोई पकाती हूँ, किस तरह पकाती हूँ, यही देखिए। जब एक दिन मेरे हाथ का खाना ही पड़ेगा तो अनजान रहना उचित नहीं। यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपूर्व बोला, मैं मर जाने पर भी आपके हाथ का नहीं खाऊंगा। भारती बोली, मैं जीवित रहते खाने की बात कह रही हूँ। यह कहकर वह हंसती हुई नीचे चली गई। अपूर्व चिल्लाकर बोला, तब मैं अपने डेरे पर चला जाता हूँ, तिवारी परेशान होगा। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।
आलस्य आ जाने के कारण वह आराम करने लगा। भारती आई, बोली, उठिए, दिन बहुत बीत गया। अपूर्व आंखें मलकर उठ बैठा, देखकर बोला, 3-4 घंटे हो गए, मुझे जगह क्यों नहीं दिया? भारती ने कहा, जाइए, हाथ मुंह धो आइए, सरकार जी जलपान की थाली ले आए हैं। नीचे से हाथ मुंह धोकर आने के बाद अपूर्व जलपान करके सुपारी, इलायची आदि मुंह में रखकर बोला, अब मुझे छुट्टी दीजिए, मैं अपने डेरे पर जाऊं। भारती बोली, यह नहीं होगा, तिवारी को मैंने सूचना पहुंचा दी है, वह घर पर स्वस्थ है, कोई चिंता नहीं। आज सुमित्रा देवी अस्वस्थ हैं, नवतारा अतुल बाबू को लेकर उस पार गई है। आप मेरे साथ चलिए, आपके लिए प्रेसिडेंट का यही आदेश है। यह धोती मैंने ला दी है, इसे आप पहन लीजिए। अपूर्व ने पूछा, कहाँ जाना होगा? भारती बोली, मजदूरों के घर, आज रविवार के दिन वहाँ काम करना है। अपूर्व ने फिर पूछा, लेकिन वहाँ किस लिए? भारती ने हंसकर कहा, आप इस संस्था के माननीय सदस्य हैं, निश्चित स्थान पर न जाने से काम का ढंग नहीं समझ पाएंगे। चलिए। अपूर्व तैयार हो गया। अलमारी से एक चीज निकालकर भारती ने छिपाकर उसकी जेब में रख दी। अपूर्व बोला, यह क्या है? भारती बोली, पिस्तौल है। अपूर्व ने पूछा, पिस्तौल क्यों? भारती ने कहा, आत्मरक्षा के लिए। अपूर्व ने पूछा, इसका लाइसेंस है? भारती बोली, नहीं। अपूर्व ने कहा, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो दोनों की ही आत्मरक्षा हो जाएगी, कितने साल की सजा मिलेगी जानती हो? भारती ने कहा, नहीं, चलिए। अपूर्व बोला, दुर्गा श्रीहरि, चलिए। लंबे रास्ते से होते हुए एक कारखाने के सामने पहुंचकर वे लोग फाटक के कटे दरवाजे से निकलकर अंदर चले गए। अंदर कारीगरों और मजदूरों के रहने के लिए टूटे फूटे काठ और टीनों की लंबी बस्ती थी। भारती बोली, आज काम का दिन होता तो यहाँ मारपीट खून खराबा हो रहा होता। अपूर्व बोला, यह तो छुट्टी के दिन की भीड़ से ही अनुभव कर रहा हूँ। सामने एक मद्रासी महिला पर्दा खिसकाकर पाखाने जा रही थी। पर्दे की हालत देखकर अपूर्व लज्जा से लाल होकर बोला, पथ के दावे करने हों तो कहीं और चलिए, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। प्रत्युत्तर में भारती हंस पड़ी। कई घरों को पार करके दोनों ने एक बंगाली मिस्त्री के घर में प्रवेश किया। उस आदमी की उम्र काफी हो चली थी। कारखाने में पीतल ढालने का काम करता है। शराब पीकर काठ के फर्श पर लेटा मुंह बिगाड़ कर किसी को गालियां दे रहा था। भारती बोली, माणिक, किस पर नाराज हो रहे हो? सुशीला 2 दिन से पढ़ने क्यों नहीं गई? माणिक किसी तरह उठकर बैठ गया। पहचान कर बोला, बहन जी, आओ बैठो। सुशीला तुम्हारे स्कूल में कैसे जाए बताओ? रसोई पानी, बर्तन मांजने से लेकर लड़के को संभालने तक का काम। छाती फटी जा रही है बहन जी। उस साले को अगर मार न डालूं तो मैं बेवर्त समाज से खारिज। बड़े साहब के पास ऐसी अर्जी भेजूंगा कि साले की नौकरी ही छूट जाएगी। भारती हंसकर बोली, वही करना, और अगर कहो तो सुमित्रा दीदी से कहकर तुम्हारी अर्जी लिखवा दूंगी। लेकिन कल तो फायर मैदान में हमारी मीटिंग है, याद है ना? तभी 10-11 वर्ष की एक लड़की आई। उसने शराब फर्श पर रख उसने शराब फर्श पर रखकर कहा, घोड़ा मार का शराब नहीं मिली, टोपी मार का ले आई हूँ। 4 पैसे बाकी बचे हैं बाबूजी। रमिया ने शराब में धुत होकर मुझसे क्या कहा था जानते हो? पिता ने रमिया का नाम लेकर एक भद्दी गाली दी। भारती बोली, वहां तुम मत जाना सुशीला, तुम्हारी माँ कहाँ है? सुशीला ने कहा, माँ माँ परसों रात को ही यदु चाचा के साथ चली गई। लाइन के बाहर किराए के एक मकान में रहती है। लड़की और भी कुछ कहने जा रही थी कि बाप गरज कर बोला, रहने दूंगा, ब्याही औरत है, रखेल नहीं। कहकर उसने नई बोतल की टोपी तोड़ डाली। अचानक भारती की साड़ी का छोर खींचकर अपूर्व बोला, चलिए यहाँ से। इससे पहले उसने भारती को कभी छुआ तक नहीं था। भारती बोली, थोड़ी देर और ठहरिए। अपूर्व बोला,
नहीं, बिल्कुल नहीं। वह उसे जबरदस्ती बाहर ले आया। कमरे में माणिक बोतल खोलकर गर्व से बोला, खून करके अगर फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो भी अच्छा है। मैं जेल या फांसी किसी से भी नहीं डरता। अपूर्व अग्निपिंड की तरह दहक उठा। कहा, हरामजादा, पाजी, लुच्चा, बदमाश, नरक कुंड बना रखा है। यहाँ आपको कदम रखने में घृणा नहीं हुई? भारती बोली, नहीं, इस नरक कुंड का निर्माण इन लोगों ने नहीं किया। अपूर्व बोला, इन्होंने नहीं तो क्या मैंने किया है? लड़की की बात सुनी? उसकी माँ तीर्थ यात्रा करने गई है। निर्लज्ज, बेहया, शैतान। फिर कभी यहाँ आइएगा तो अच्छा ना होगा। भारती हंसकर बोली, मैं मलेच्छ हूँ, मेरे यहाँ आने में क्या दोष है? अपूर्व क्रुद्ध होकर बोला, दोष नहीं है? ईसाई के लिए क्या अपने समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? भारती बोली, मेरा कौन है जिसके प्रति उत्तरदायित्व दिखाऊं? किसके सिर में मेरे लिए पीड़ा होती है? अपूर्व बोला, यह आपकी चालाकी है, घर लौट चलिए। भारती बोली, मुझे 5 जगह और जाना है, आपको अच्छा न लगता हो तो आप लौट जाइए। अपूर्व ने कहा, यह कहने से ही क्या मैं आपको छोड़कर जा सकता हूँ? भारती बोली, ऐसी बात है तो मेरे साथ चलिए। मनुष्य पर मनुष्य के अत्याचार आंखें खोलकर देखने चलिए। केवल छुआछूत फैलाकर अपने आप साधु बनकर सोचते हैं कि पुण्य संचय करके एक दिन स्वर्ग जाएंगे, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। यह कहते कहते भारती की मुखाकृति कठोर और गले की आवाज तीखी हो उठी। कहा, इस लड़की की माँ और यदु ने जो अपराध किया है वह क्या केवल इन लोगों को दंड देकर समाप्त हो जाएगा? डॉक्टर साहब को जब तक मैंने नहीं पहचाना था तब तक मैं भी इसी तरह सोचती थी, लेकिन आज मैं जानती हूँ कि इस नरक कुंड में जितना पानी है उसका भार आपको भी स्वर्ग के द्वार से खींचकर ले आएगा और इस नरक कुंड में डुबो देगा। आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस दुष्कृति का ऋण चुकाए बिना ही मुक्ति पा जाएं। हम लोग अपनी ही गरज से यहाँ आते हैं अपूर्व बाबू। यह उपलब्धि ही हम लोगों के पथ के दावे की सबसे बड़ी साधना है। चलिए। अपूर्व ने कहा, चलिए, लेकिन वह भारती की बातों पर विश्वास नहीं कर सका। सागौन का एक पेड़ दिखाकर भारती बोली, यहाँ सामने कई बंगाली रहते हैं, चलिए। अपूर्व ने कहा, बंगालियों के अतिरिक्त और जातियों में भी आप लोग काम करती हैं? भारती ने कहा, हाँ, हमें तो सभी की आवश्यकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के अतिरिक्त और कोई अन्य भाषाएं नहीं जानता। यह काम उन्हीं का है। अपूर्व ने कहा, वे भारत की सभी भाषाएं जानते हैं? भारती ने कहा, हाँ। अपूर्व बोला, और डॉक्टर साहब? भारती हंस पड़ी। बोली, डॉक्टर साहब के संबंध में आपकी भी उत्सुकता रहती है। आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि संसार में जो कुछ भी जान लेना संभव है वे वह सब कुछ जानते हैं। जो कुछ किया जा सकता है वह कर सकते हैं। उनके लिए अज्ञान या असाध्य कुछ भी नहीं है। दोनों ने एक मकान में प्रवेश किया। भारती ने पुकारा, पंचकौड़ी, आज तबीयत कैसी है? भीतर से आवाज आई, आज कुछ ठीक है। इतने में एक बूढ़ा सामने आ खड़ा हुआ। बोला, बेटी, लड़की को खूनी आंव रहता है, शायद बचेगी नहीं। लड़के को कल से फिर बुखार आ गया है। पास में एक पैसा भी नहीं कि एक दो खुराक दवा ला सकूं, या एक कटोरी साबूदाना या बार्ली ही पकाकर खिला सकूं। उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई। अपूर्व बोला, पैसा क्यों नहीं है? वह बोला, पुली की जंजीर गिर जाने से बाएं हाथ में चोट लग गई है। लगभग 1 महीने से काम पर नहीं जा सका। पैसा कहाँ से आएगा बाबूजी? अपूर्व बोला, कारखाने वाले इसका कोई प्रबंध नहीं करते? व्यक्ति बोला, मजदूर के लिए प्रबंध? वे तो कह रहे हैं कि काम नहीं कर सकते तो मकान छोड़ दो, ठीक होकर आना, काम मिल जाएगा। ऐसी हालत में चला कहाँ जाऊं? छोटे साहब के हाथ पांव जोड़कर 1 हफ्ते और रह पाऊंगा। 20 वर्ष से काम कर रहा हूँ महाशय, ये लोग ऐसे ही नमक हराम है। अपूर्व क्रोध से जल उठा।
जी में आया कि मैनेजर मिल जाए तो उसकी गर्दन पकड़कर दिखा दूं कि अच्छे दिनों में जिसने लाखों रुपए कमा कर दिए हैं, आज बुरे दिनों में उसकी क्या हालत है। अपूर्व के मकान के पास ही बैलगाड़ियों का एक अड्डा है। उसे वहां की एक घटना याद आ गई। एक जोड़ी बैल जीवन भर बोझ ढोते ढोते जब अशक्त और बूढ़े हो गए तो उनके मालिक ने उन्हें कसाई के हाथ बेच दिया। उस रास्ते से वह जब भी गया है, इस घटना को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। बैलों के लिए नहीं, लेकिन धन की लालसा में इस सीमा तक बर्बर और निष्ठुर बने मनुष्य के लिए, जो अपने आप को निरंतर छोटा बनाता जा रहा है। कमरे के एक कोने में सैकड़ों स्थान पर फटे पुराने बिछौने पर एक लड़की और एक लड़का अधमरे से पड़े थे। उनके पास जाकर भारती ने उनकी नब्ज देखी। भय के कारण अपूर्व वहां नहीं जा सका, लेकिन दरिद्रता से पीड़ित उन दोनों बच्चों की वेदना उसकी छाती में चोट कर गई। कुछ देर बाद भारती बोली, चलिए। पंचकौड़ी चुपचाप उदास मुख लिए खड़ा था। भारती ने स्निग्ध स्वर में फिर कहा, डरो मत, दोनों अच्छे हो जाएंगे। मैं डॉक्टर और दवा सबका प्रबंध कर देती हूँ। उसकी बात पूरी हो ही रही थी कि अपूर्व जेब में हाथ डालकर रुपया निकालने लगा। भारती ने जल्दी से उस हाथ को पकड़कर रोक दिया। पंचकौड़ी की नजर दूसरी ओर थी। वह यह नहीं देख पाया, लेकिन अपूर्व इसका कारण नहीं समझ सका। भारती ने अपनी अंगिया की जेब से 4 आने निकालकर उसके हाथ में देकर कहा, बच्चों के लिए 4 पैसे की मिश्री, 4 पैसे का साबूदाना ले आना और बाकी 2 आने का दाल चावल लाकर तुम खा लेना। कल तुम्हारा प्रबंध कर दूंगी। यह कहकर अपूर्व को साथ लेकर वह कमरे से निकल आई। रास्ते में अपूर्व ने पूछा, आपने मुझे पैसे देने से रोक दिया और स्वयं भी नहीं दिए, यह क्यों? भारती बोली, देकर तो आ रही हूँ। अपूर्व बोला, इसी को देना कहते हैं? उसके इस दुर्दिन में पाई पैसे का हिसाब करके केवल 4 आने देना उसका अपमान है। भारती ने पूछा, आप कितना देने जा रहे थे? अपूर्व बोला, कम से कम 5 रुपए। भारती जीभ काट कर बोली, बाप रे बाप, सब चौपट हो जाता। बाप तो शराब पीकर बेहोश पड़ा रहता और लड़की लड़के दोनों की मृत्यु हो जाती। अपूर्व ने पूछा, शराब पी लेता? भारती बोली, नहीं पीता। हाथ में इतना रुपया आ जाने पर शराब ने हाथ में इतना रुपया आ जाने पर शराब ना पी जाए, ऐसा मनुष्य संसार में कौन है? अपूर्व बोला, आपकी सभी बातें विचित्र हैं। बीमार बच्चे की दवा के रुपए से शराब खरीद कर पी ले, यह क्या सत्य हो सकता है? भारती ने कहा, नहीं तो दाता का हाथ पकड़कर दुखी व्यक्ति को देने से रोकूं, क्या मैं इतनी नीच हूँ? अपूर्व ने पूछा, इनकी माँ नहीं है? भारती बोली, नहीं। अपूर्व बोला, कहीं कोई रिश्तेदार भी नहीं है? भारती बोली, होने पर भी कोई काम नहीं आता। 10-11 साल पहले पंचकौड़ी एक बार अपने गांव गया था। अपने किसी पड़ोसी की एक विधवा स्त्री को फुसलाकर यहाँ ले आया था। लड़का लड़की उसी के हैं। 2 वर्ष बीत गए हैं। वह गले में फांसी लगाकर इस संसार से मुक्त हो गई। यही पंचकौड़ी के परिवार का संक्षिप्त इतिहास है। अपूर्व ने गहरी सांस लेकर कहा, नरक कुंड है। भारती बोली, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, लेकिन कठिनाई तो यह है कि ये सभी हमारे भाई बहन हैं। रक्त का संबंध अस्वीकार कर देने से तो छुटकारा नहीं मिलेगा अपूर्व बाबू। ऊपर बैठकर जो सब कुछ देख रहे हैं, वे कौड़ी दाम जोड़ जोड़ कर हिसाब करके ही छोड़ेंगे। अपूर्व ने गंभीर होकर कहा, लगता है कि यह असंभव नहीं है। पल भर पहले पंचकौड़ी के कमरे में खड़े खड़े जो विचार पैदा हुए थे, बिजली के वेग के समान मन में दौड़ गए। बोला, मैं भी मनुष्य हूँ, मेरा भी कुछ न कुछ दायित्व है। भारती बोली, पहले पहले तो मैं भी नहीं देख पाती थी, क्रोध में आकर झगड़ा कर बैठती थी, लेकिन
अब देख पा रही हूँ कि इन सब अज्ञानी, दुखी, दुर्बल मन और पीड़ित भाई-बहनों की गर्दन पर पाप का बोझ कौन लादता जा रहा है। पास वाले कमरे में एक उड़िया मिस्त्री रहता है। उसके पास वाले कमरे से बीच-बीच में तेज हंसी और कोलाहल की आवाजें आ रही थी। यह सब पंचकौड़ी के कमरे से भी सुनाई दे रहा था। वे दोनों उस कमरे में पहुंचे। भारती को वे लोग पहचानते थे। सभी ने उसकी अभ्यर्थना की। एक व्यक्ति दौड़कर एक स्टूल और बेंत का एक मोढ़ा ले आया। दोनों बैठ गए। फर्श पर बैठे 6-7 आदमी और 8-10 औरतें एक साथ शराब पी रहे थे। टूटा हारमोनियम और तबला बीच में रखा था। तरह-तरह के रंग और आकार की खाली बोतलें चारों ओर लुढ़की पड़ी थी। एक बूढ़ी सी औरत नशे में धुत पड़ी सो रही थी। उसे एक प्रकार से नंगी ही कहा जा सकता था। 60 से लेकर 20-25 वर्ष तक की उम्र के 9 स्त्री पुरुष बैठे थे। आज रविवार पुरुषों का छुट्टी का दिन था। प्याज लहसुन की तरकारी और सस्ती जर्मन शराब की अवर्णनीय दुर्गंध एक साथ मिलकर अपूर्व की नाक तक पहुंचते ही उसका जी मिचलाने लगा। एक कम उम्र की औरत के हाथ में शराब का गिलास था। शायद वह थोड़े दिन पहले ही घर छोड़कर आई है। बाएं हाथ से नाक बंद करके गिलास को मुंह में उड़ेलकर बार-बार थूकने लगी। एक आदमी ने झटपट उसके मुंह में तरकारी ठूंस दी। एक बंगाली स्त्री को शराब पीते देख अपूर्व स्तंभित सा हो गया, लेकिन उसने कनखियों से देखा कि इतने भयंकर विभत्स दृश्य देखकर भी भारती के चेहरे पर किसी प्रकार के विकार का चिन्ह नहीं है। यह सब देखने सुनने की जैसे वह अभ्यस्त हो गई हो। लेकिन पल भर के बाद घर के स्वामी के कहने पर जब ट्रमी ने गाना आरंभ किया और पास ही बैठे एक आदमी ने हारमोनियम उठाकर झूठ-मूठ ही जी-जान से बजाना आरंभ किया, तब शायद इतना बोझ भारती के लिए असह्य हो उठा। वह घबराकर बोली, मिस्त्री जी, कल हम लोगों की सभा है। शायद यह बात तुम भूले नहीं हो। वहाँ जाना तो चाहिए ही। वह बोला, जरूर जाना चाहिए बहन जी। कहकर कलाचंद ने गिलास में शराब डाल ली। भारती ने कहा, बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि तिनके जोड़ जोड़ कर रस्सी तैयार करने पर हाथी भी बांधा जा सकता है। एक ना होने पर तुम लोग कभी कुछ ना कर सकोगे। केवल तुम लोगों की भलाई के लिए सुमित्रा बहन कितना परिश्रम कर रही है, बताओ तो। इस बात का सभी ने समर्थन किया। भारती ने कहा, तुम लोगों के बिना क्या इतना बड़ा कारखाना एक दिन भी चल सकता है? तुम लोग ही तो उसके वास्तविक स्वामी हो। इतनी सीधी सादी बात कलाचंद तुम लोग न समझना चाहो तो कैसे काम चलेगा? सबने कहा, यह बात बिल्कुल ठीक है। उन लोगों के ना चलाने पर तो अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। भारती ने कहा, फिर भी तुम लोगों को कितना कष्ट है, सोच कर देखो। जब तब अपराध के बिना ही साहब लोग तुम लोगों पर लात जूते मार कर बाहर निकाल देते हैं। इस पास के घर की हालत देख लो। काम करते समय पंचकौड़ी का हाथ टूट गया, जिसके कारण उसे खाना नहीं मिल रहा। उसके लड़के लड़की दवा न मिलने के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं। बड़ा साहब उसे मकान से भी निकाल देना चाहता है। यह जो लाखों करोड़ों रुपयों का लाभ ये लोग कर रहे हैं, यह किसकी बदौलत हो रहा है और तुम लोगों को मिलता क्या है? अभी उस दिन की घटना है। श्यामलाल को छोटे साहब ने धकेल दिया। वह आज तक अस्पताल में पड़ा हुआ है। इस बात को तुम लोग क्यों सहोगे? एक बार सब लोग एक होकर ऊंची आवाज में कह दो कि यह अत्याचार हम लोग अब नहीं सहेंगे। फिर देखूंगी कि वे लोग तुम लोगों से और कुछ नहीं चाहते कलाचंद। एक शराबी इतनी देर तक अवाक सा होकर सुन रहा था। उसने कहा, भैया, हम क्या नहीं कर सकते। हम सब ऐसा पेंच ढीला कर सकते हैं कि धाड़ धाड़ धड़ाम, बस आधा कारखाना साफ हो जाएगा। भारती ने भयभीत होकर कहा, नहीं नहीं दुलाल, ऐसा काम कभी मत करना।
इससे तो तुम्ही लोगों की हानि होगी। हो सकता है कितने ही लोग मर जाएं। हो सकता है। नहीं नहीं, यह बात सपने में भी मत सोचना दुलाल। इससे बढ़कर भयंकर पाप दूसरा नहीं है। दुलाल मतवाली हंसी हंसकर बोला, नहीं, यह क्या मैं जानता नहीं? यह तो केवल बातचीत के सिलसिले में कह रहा हूँ कि हम लोग क्या नहीं कर सकते। भारती बोली, तुम लोगों को सुमार्ग में, सच्चे मार्ग में खड़ा होना चाहिए, तभी तुम कुछ कर पाओगे। तुम लोगों को बहुत रुपया पाना है, वह कौड़ी कौड़ी करके वसूल करना होगा। इसी बात को लेकर वे सब हल्ला गुल्ला करने लगे। तब भारती बोली, सांझ हो रही है, अभी एक जगह और जाना है। अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कल की बात मत भूल जाना। कहकर वह खड़ी हो गई। कलाचंद के इस अड्डे के सभी व्यवहार अपूर्व को अशोभन दिखाई दिए, लेकिन अंतिम समय में जिन बातों की चर्चा हुई, उससे उसकी विरक्ति की सीमा नहीं रही। बाहर आते ही उसने अत्यधिक अप्रसन्न होकर कहा, तुम ये सब बातें उन लोगों से क्यों कहने गई? भारती ने पूछा, कौन सी बातें? अपूर्व बोला, वह नालायक हरामजादा तो शराबी है। दुलाल ने क्या कहा, तुमने सुना तो? मान लो यह बात साहब लोगों के कानों तक पहुंच जाए। भारती बोली, उनके कानों तक कैसे पहुंचेगी? अपूर्व बोला, अरे ये लोग ही कह देंगे। ये लोग क्या युधिष्ठिर हैं? शराब के नशे में कब क्या कर डालें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारे ऊपर ही सारा दोष आएगा। ये कहेंगे कि तुमने ही सिखाया है। भारती बोली, लेकिन यह तो झूठी बात होगी। अपूर्व ने व्याकुल होकर कहा, झूठी बात? अरे अंग्रेजों के राज्य में झूठी बात के लिए क्या कभी किसी को जेल की सजा नहीं मिली? यह राज्य तो झूठ के आधार पर ही खड़ा है। भारती बोली, संभवतः मुझे भी जेल हो सकती है। अपूर्व बोला, तुमने तो झट से कह दिया जेल हो सकती है। नहीं नहीं, यह सब कुछ नहीं होगा, और तुम यहाँ कभी आओगी भी नहीं। एक आदमी से मिलना था, लेकिन उसके द्वार पर ताला लगा था। दोनों लौट पड़े। कलाचंद के मकान में शराबियों का तर्क वितर्क अभी तक चल रहा था। लोग यह कहकर झगड़ रहे थे कि ईसाई लड़कियां कारखाने में हड़ताल करा देना चाहती हैं। हड़ताल में उन्हें बड़ा कष्ट होगा। उन लोगों को लाइन के घरों में नहीं आने देना चाहिए। कलाचंद मिस्त्री ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, वह उन लोगों की दौड़ धूप परख रहा है। एक सतर्क महिला ने सलाह दी कि बड़े साहब को पहले ही सावधान कर देना ठीक होगा। वहां से भारती को जबरदस्ती दूर ले जाकर अपूर्व तीखे स्वर में बोला, इन लोगों की भलाई करोगी, हरामजादे पाजी बदमाश। पास वाले कमरे में दो बच्चे मर रहे हैं, उनकी ओर आंख उठाकर कोई नहीं देखता। इससे बढ़कर नरक और कहाँ है? भारती बोली, आपको ये क्या हो गया है? अपूर्व बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने कुछ सुना है या नहीं? भारती ने कहा, ये तो पुरानी बातें हैं, रोजाना ही सुनती हूँ। अपूर्व गरज कर बोला, ऐसी कृतज्ञता? इन्हीं को तुम अपने दल में लाना चाहती हो? यूनियन बनाना चाहती हो? इनकी भलाई चाहती हो? भारती हल्की सी हंसी के साथ बोली, ये लोग भी तो हम लोगों में से ही हैं अपूर्व बाबू। इस छोटी सी बात को भूलकर आप संकट में पड़ रहे हैं। और भलाई, भलाई तो डॉक्टर साहब की भी नहीं की जा सकती अपूर्व बाबू। अपूर्व निरुत्तर हो गया। दोनों चुपचाप फाटक पार करके घूमते हुए बड़ी सड़क पर पहुंच गए। बस्ती के छोर पर जहां से दलदल आरंभ होती थी, वहीं तिमुहानी पर पहुंचकर भारती बोली, अगर आप घर जाना चाहें तो शहर जाने के लिए यह दाईं ओर का रास्ता है। अपूर्व ने खोए खोए से स्वर में पूछा, आप क्या कहती हैं? भारती बोली, अब आपका दिमाग ठंडा हो गया है और यथोचित संबोधन की भाषा याद आ गई है। अपूर्व ने पूछा, क्या मतलब? भारती बोली, मतलब यह कि क्रोध के कारण अब तक आप और तुम का भेद नहीं था, वह फिर लौट आया है। अपूर्व लज्जित होकर बोला, आप नाराज तो नहीं हुई? भारती हंसकर बोली, हुई भी हूं तो क्या हर्ज है, चलिए। अपूर्व बोला, तो चलूं? भारती बोली, चलोगे नहीं तो क्या मैं अंधेरे रास्ते में अकेली जाऊंगी? अपूर्व चल दिया। उसके अंतर में एक ज्वाला सी धधक रही थी।
उन शराबियों की बातों को वह किसी भी तरह से भूल नहीं पा रहा था। सहसा कड़े स्वर में बोला, यह सब तो सुमित्रा का काम है। आपको वहाँ नेतृत्व करने के लिए जाने की क्या ज़रूरत है? ना जाने कौन कहाँ क्या कर डाले और आपको लेकर खींचातानी आरंभ हो जाए। भारती बोली, हो जाने दीजिए। अपूर्व बोला, वाह रे, हो जाने दीजिए। असल बात यह है कि नेतागिरी करना आपका स्वभाव है, लेकिन और भी तो बहुत से स्थान हैं। भारती बोली, कोई दिखा दीजिए ना। अपूर्व बोला, मुझे गरज नहीं। भारती ने हाथ बढ़ाकर अपूर्व का दायां हाथ जोर से पकड़कर कहा, मेरा स्वभाव बदलेगा नहीं अपूर्व बाबू, लेकिन आप जैसे आदमी पर नेतृत्व कर पाऊं तो और सब छोड़ सकती हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।